आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नागालैंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने शानदार हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दिया है। इससे पहले जो हमारा मेमोरी मैजिक क्यूब्स का कोर्स था बहुत हिट हुआ। प्रतीक सर आपको इतिहास पढ़ाएंगे 1757 से लेकर 1947 तक। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद हो जाएगी। हमारे पास ऐसी जादुई टेक्निक है। और उसके बाद आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स लिया कि नहीं भाई? अगर आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स नहीं लिया है तो अभी इसी वक्त अवेल कर लो। कल 2 लाइव क्लास हुई थी, मजा आ गई है। अब अगला सेशन जो है वो सैटरडे संडे को होगा। सिर्फ 230 रुपए का कोर्स है। देखो 200 रुपए का, लेकिन इंटरनेट चार्जेस पड़ जाते हैं इसलिए। ओके, तो हम बात करेंगे नागालैंड इशू की। भाई नागालैंड भारत का एक अभिन्न अंग है। राज्य नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है नागालैंड, बहुत ही खूबसूरत है नागालैंड। एक डिस्कवरी प्लस पे डॉक्यूमेंट्री है नॉर्थ ईस्ट। मैं गया हूं 2 बार नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मजा ही आ जाती है वहां का कल्चर। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूं, जो लोग वेजिटेरियन है थोड़ी सी वहां पे दिक्कत होगी, बट बहुत ही खूबसूरत है। मतलब हिमालयन रेंज में आता है, आहा मजा ही आ जाएगी। गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में सबसे मेन शहर है, बेसिकली सेंटर है। तो आपको कहीं पे भी जाना है तो गुवाहाटी एयरपोर्ट है, वहां से आपको ट्रेन्स भी मिल जाएंगी, बहुत कुछ। गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल भी है। तो हम नागालैंड की बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ना, देखिए एक चीज समझिए, ये हिस्सा कटा हुआ था। वैसे अगर इतिहास के तौर पे देखें तो ये नागा अगर बात करें, ठीक है, तो अहोम किंगडम था जो पूरा रूल करता था। देन गोरखास पूरा रूल करते थे, बर्मीज। तो आप ये समझिए कि अगर नागा ट्राइब की बात करें तो टोटल 9 ट्राइब्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और ये बहुत पहले के समय की हैं। और अभी जो नागाज है वो बर्मा में भी आपको मिलेंगे, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। 25 लाख के आसपास इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन आपको वो हर जगह फैले हुए मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन जब ब्रिटिशर आए तो इस एरिया को काट दिया, ये कट गया एरिया। क्रिश्चियन मिशनरीज आई बहुत सारे। आप इसीलिए अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाएं, मिजोरम जाएं, आप अरुणाचल प्रदेश तो नहीं, लेकिन अगर मिजोरम जाएं, मणिपुर जाएं और नागालैंड जाएं, नागालैंड में आपको क्रिश्चियनिटी सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी मिलेगी। क्रिश्चियन मिशनरीज है वहां पे, बहुत ज्यादा कन्वर्जन हुआ। और आपको क्रिश्चियन जो है वो सबसे ज्यादा देश में नागालैंड में ही मिलेंगे। इंग्लिश इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट। तो आप ये समझिए, तो ब्रिटिशर ने इसको काट के इसलिए भी रखा हुआ था क्योंकि ये इनको स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और ये इनको बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था। इनके अलग कल्चर है, अलग कस्टम्स है। ब्रिटिशर्स ने ये इनके साथ किया, स्पेशली जब सेकेंड बर्मीज वॉर 1826 में खत्म हुआ तो ये पूरा का पूरा एरिया इनके पास आ गया। कहानी आगे बढ़ती है, भारत आजाद होता है। आजाद हुआ भारत, नागालैंड को एक अलग राज्य बनाया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और बाकी जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, ठीक है। बाद में कार्विंग्स हुए ना, मतलब आसाम अलग किया गया, मिजोरम पहले तो एक ही था पूरा का पूरा। यहां पे दिक्कत ये हुई कि ज्यादातर राज्यों में हुई इंसर्जेंसी। बहुत समय से कटा हुआ, एकदम से आजाद हो गया। इन्होंने बोला यहां पे आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेंगी, हजारों लैंग्वेजेस मिलेंगी, हर 2 किलोमीटर पे कल्चर चेंज होता है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा हिसाब किताब है। तो जब भारत आजाद हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हमको भी आजादी चाहिए, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। बहुत जगह इंसर्जेंसी हुई, लेकिन धीमे धीमे करके भाई 371A, F, G, ये बहुत सारे आर्टिकल्स है ना। अगर आप देखो तो आर्टिकल 371 और जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो इनको दिया गया है। मतलब भारत सरकार ने इनको ऑटोनॉमी दी है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है भारत सरकार कि तुमको करना है करो, लेकिन भारत के खिलाफ मत जाना। वो मानते हैं, बोले कि यस हम इंडिया के अभिन्न अंग हैं। तो धीमे धीमे राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश बना, मिजोरम बना, सिक्किम बना, ये सारे के सारे राज्य बने। लेकिन नागालैंड पहला था 1963 में, इसको स्टेट बनाया गया। अब नागालैंड का इशू थोड़ा सा अलग है। भारत का सबसे यूनिक राज्य इसलिए है क्योंकि अभी तक भारत का पार्ट तो है, बट फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। फाइनल सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है, समझ लीजिए आप। तो इसका फाइनल सोल्यूशन कब निकलेगा, हम पूरा इतिहास देखेंगे इस वीडियो में, आपको एक एक चीज पता चल जाएगी। ये इशू इसलिए आया क्योंकि कांग्रेस के जो एमपी हैं अधीर रंजन, उन्होंने अमित शाह से बोला कि भाई अब जो एग्रीमेंट आपने साइन किया था नागा इंसर्जेंट्स के साथ, उसको आप इंप्लीमेंट करिए। देखिए एग्रीमेंट साइन हुआ बकायदा, 2015 में एग्रीमेंट साइन हुआ। 3 इंपॉर्टेंट है, एक तो शिलोंग अकॉर्ड्स 1975, एक 1997 का एग्रीमेंट और एक 2015 का एग्रीमेंट। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, फ्रेमवर्क है। एग्रीमेंट सब हो गया है, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है।
नागास की दो मांग है, एक तो हमको अलग झंडा चाहिए और एक हमको अलग संविधान चाहिए। नागालैंड का अलग संविधान होगा। भारत मानेगा ये? नामुमकिन है, नहीं मानेगा। एक देश में एक विधान एक निशान नहीं चलेंगे, एक संविधान नहीं चलेंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला तो सही भी बोला था कश्मीर के लिए। तो भारत कभी भी इस बात पे नहीं मानेगा और ये एक कंटेंशियस इशू है, ये दिक्कत कर रहा है। बट एक अच्छी बात है, अब नागालैंड पूरी तरीके से भारत के साथ इंटीग्रेट हो गया। लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। नागास को भी पता है कि यार अब देखो जो हुआ वो हुआ, अब हमको आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके होटल्स हैं, टूरिज्म सेक्टर है, हालांकि पैरेलल गवर्नमेंट वो चला रहे हैं, पर ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सच। लेकिन यहां पे अधीर रंजन चौधरी ने बोला है कि भाई देखिए, अब जो भाई 31 साल हो गए, राजीव गांधी ने बात की थी नागा इंसर्जेंट से, 1997 में शुरू हुई, लेकिन आपने अभी तक इसका कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं। तो सोल्यूशन कब देंगे? तो सोल्यूशन से पहले हमें पूरा इतिहास देखते हैं नागालैंड का। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको लेक्चर बोला था कि मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट पे एक लेक्चर लेके आऊंगा, मैं अगले हफ्ते लेके आऊंगा। 2-2.5 घंटे का वो सेशन होगा, अगले हफ्ते उसको आराम से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज की, आजादी से पहले क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किताब द ब्लैक स्वान, इंपैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल। ब्लैक स्वान एक बहुत ही रेयरेस्ट इवेंट होता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट, जैसे 2008 जब अमेरिका में रिसेशन आया, तो किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि अमेरिका में रिसेशन आएगा। अब जिन्होंने अमेरिका के रिसेशन को प्रेडिक्ट नहीं किया था, ठीक है, जिन्होंने उस पर बाजी लगाई, क्योंकि इट वॉज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट, वो जीत गए। अब समझ रहे हो, यानी कि एक बहुत ही रेयर इवेंट होता है। तो ये बहुत ही शानदार किताब है, लेकिन इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी बुक समरी आपको मिल जाएगी कुकू एफएम पे। ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहां पे आपको 1000+ घंटे का कंटेंट, ढेरों ऑडियो बुक एंड बुक समरी सुनने को मिलेंगी। बेस्ट सेलर जो रही हैं, आप किताब खरीदोगे, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जो बेस्ट सेलर्स रही हैं वो ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में आपको सुनने को मिलेंगे। और समझिए कि इनका सब्सक्रिप्शन इतना कम है, कूपन कोड लगाइए SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। इनका सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए का, 199 रुपए का है, और इतनी सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 5 AM क्लब, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब आप सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, आप रीडायरेक्ट होंगे गूगल प्ले स्टोर पे, आपको डाउनलोड करो, कूपन कोड लगाओ और एंजॉय करो, ज्ञानी बनो। चलिए ओके, तो अब हम बात करते हैं आजादी से पहले क्या हुआ। देखो 1881 में नागा हिल्स बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, हम नागालैंड की पर्टिकुलर बात करेंगे, अभी कोई और राज्य को नहीं जोड़ेंगे। और उसी दौरान बहुत कुछ हुआ, लेकिन 1918 में देखो, पहले नागा जो जितने भी भारत में आजादी मूवमेंट चले हैं, इनको कोई मतलब नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में रिवोल्ट हुए हैं, लेवल पे, अपने लेवल पे उन्होंने काफी रिवोल्ट हुए हैं, बट नथिंग टू डू विद द फ्रीडम मूवमेंट दैट वाज हैपनिंग इन इंडिया। तो उससे एकदम ये अलग थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थे, और यहां पे कोई बहुत बड़ी इंसर्जेंसी नहीं हुई। लेकिन ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट तो करेंगे ही करेंगे, इनको भी एक्सप्लॉइट किया। अभी टोटल 9 बड़ी ट्राइब्स हैं, 9 बड़ी ट्राइब्स, तो इनको भी तगड़े से एक्सप्लॉइट किया। अब हुआ क्या कि World War I में नागास को इन्होंने अपनी सेना में शामिल किया। बहुत सारे नागास जो हैं वो इनकी सेना में शामिल हुए। World War I जब खत्म हुआ, तब हम कहते हैं कि नागा क्लब की स्थापना हुई। अब जब ये World War I में आए, इन्होंने देखा, तब इनको ये पता चल गया कि हमको यूनाइट होना पड़ेगा, हम अभी बिखरे हुए हैं, और ब्रिटिशर ने हमको एक तरीके से जंजीरों में बांधा है। तो 1918 सबसे बड़ा इवेंट होता है जब नागा क्लब की स्थापना होती है। 10 साल बाद 1929 में नागा क्लब ने बोला कि भाई देखो, हमको कंप्लीट ऑटोनॉमी चाहिए नागास के लिए, जो कि ट्राइब्स थी। और या देखो बेटा, एक तरफ साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन में ग्रेटर इंडिया की बात हो रही थी, है ना, साइमन कमीशन में डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। लेकिन नागास क्या कह रहे हैं? नागास कह रहे हैं कि हमको चाहिए आजादी, हमको पूरी की पूरी ऑटोनॉमी चाहिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने साइमन कमीशन, जिसकी वजह से भगत सिंह
और राजगुरु सुखदेव को, मतलब ये बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि लाला लाजपत राय की लाठी मार मार के जब हत्या की तो फिर उनको फांसी हुई। खैर वो तो एक अलग कर्नल स्कॉट और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मैं उस पर क्यों बता रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे इन्होंने पिटीशन लिखी साइमन कमीशन इन 1929 कि भाई आप हमको छोड़ के चले जाओ, आपका पार्ट नहीं है। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था ना, ब्रिटिशर ने सबका एक्सप्लॉयटेशन किया। ये आप देख लीजिए, ये लोग ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं बट उस पर भी बताएंगे। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब ये है अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर है। ये है नागालैंड, कोहिमा कैपिटल, इंफाल मणिपुर। ठीक है, इस मैप पे हम थोड़ी देर में वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल नागा क्लब जो है, अब देखिए 1929 के बाद चीजें हुई, धीमे धीमे हुई, लेकिन 1946 नागा नेशनल काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, एनएनसी। देखिए एनएनसी आपको याद रखना है, क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले तो 1918 जब नागा क्लब की स्थापना हुई, ये टाइमलाइन तो आपको याद रखनी है, लेकिन 1918, 1929, देन दो पार्टी एनएससीएन एंड एनएनसी। याद रखने का कैसा तरीका है, बहुत अच्छे से समझ जाइए। तो नागा नेशनल काउंसिल की स्थापना हुई। ये सब क्यों बन रही है, ये सब इसीलिए बन रही है कि नागालैंड को स्वायत्तता दी जाए या का अलग देश दे दिया जाए। अभी तक हालांकि अलग देश की डिमांड नहीं करेंगे। अब 1947 में भारत आजाद हो गया। अंगामी जापू फीसो बहुत बड़े लीडर थे। 1947 से लेकर 1975 तक पहला फेज शुरू होता है नागालैंड का। ठीक है, हुआ क्या कि नागालैंड एक इंडिपेंडेंट स्टेट 14 अगस्त 1947 इट वाज डिक्लेयर्ड, लेकिन अभी तक इसको स्टेटहुड नहीं मिला है। रेफरेंडम हुआ 1951 में कि भाई सॉवरेन नागालैंड को हमको चाहिए। भारत सरकार का संविधान, मतलब भारत का संविधान जो है 1950 में हर जगह लागू हो गया, हर जगह लागू हो गया। नागालैंड भी उसके अंदर आ गया। नागाज ने बोला हमने ब्रिटिशर की बात नहीं मानी, हमने ब्रिटिशर से ये बोला था कि हमको सॉवरेन ऑटोनॉमी दो, लेकिन आप हम पे संविधान थोप नहीं सकते। तो पहले तो इन्होंने ऑटोनॉमी की ही बात की, लेकिन बाद में इन्होंने बोला ना ना, हमको अलग राज्य ही चाहिए, हम अलग, मतलब अलग देश ही चाहिए, नागालैंड को किसी भी तरीके से अलग करो। 1947 में आसाम गवर्नर ने अकबर हैदरी ने 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि एनएनसी के मॉडरेट्स थे। ठीक है, देखो अंगामी फीसो वाज नॉट अ मॉडरेट, हथियार उठा लो, वो तो ऐसे थे, लेकिन बहुत सारे एनएनसी में मॉडरेट नेता भी थे। वो बोलते थे हमको ऑटोनॉमी दे दो, हम भारत से कहीं अलग नहीं जा रहे, लेकिन अगर हमको स्वायत्तता दे दो तो बहुत ज्यादा हो जाए। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद, अगर आजादी की बात करें तो 1952 में जब फीसो को लगा कि यार कुछ होना नहीं है, भारत सरकार सुन नहीं रही है, तो बनती है नागा फेडरल गवर्नमेंट, नागा फेडरल आर्मी। इन्होंने अपनी आर्मी बना ली और आज भी वो आर्मी है, पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी इन्होंने बना ली। अब भाई भारत सरकार ने बोला अरे अरे अरे, मतलब उंगली दी तो हाथ पकड़ोगे, अभी रुको, आसपा लगा दिया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अभी मैंने एक लेक्चर दिया था ना कि नॉर्थ ईस्ट से आसपा को हटना चाहिए, आसपा लगा दिया। ठीक है, आसपा लगा दिया। तो सरकार ने जब आसपा लगाया तो आर्मी भेज दी 1958। अब आसपा को पूरी मिलिट्री को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है, मिलिट्री इज वेरी वेरी पावरफुल। ये किसी को पसंद नहीं आता। भारत सरकार ने फिर 5 साल तक थोड़ा स्ट्रगल चला, जो भी इंसर्जेंसी थी इंडियन आर्मी ने साफ कर दी। 1963 में, ये लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, 1963 में नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। बहुत लोग खुश हो गए, ताली बजाने लगे। मॉडरेट्स ने त्याग दिया कि भाई हमको ऑटोनॉमी की बात थी, आपने ऑटोनॉमी दे दी एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी, नागालैंड एक अलग राज्य बन गया है। लेकिन अंगामी फीसो नहीं माने, उन्होंने बोला ना 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 ना, हमको तो चाहिए अलग नागालैंड। 1975 एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि तब शिलोंग अकॉर्ड, मैंने बताया ना 3 चीजें आपको याद रखनी है अगर नागालैंड के सोल्यूशन की बात करें। एक तो शिलोंग अकॉर्ड, एक आपका 1997 का एग्रीमेंट और एक 2015 का एग्रीमेंट। तो अगर हम बात करते हैं शिलोंग अकॉर्ड की, तो इसमें पहली बात तो ये थी कि भाई देखो यहां पे जो इंसर्जेंट्स हैं वो अपने आर्म्स को, जो इनके पास बंदूक और जितनी भी चीजें हैं वो त्याग देंगे। ठीक है, ये जो एनएनसी और एनएफजी है, अलग अलग ग्रुप, वो अपने बंदूकों को, और जो यहां पे लोग हैं, मतलब जो विद्रोही हैं, वो आत्मसमर्पण पर करेंगे। यही इस पे बात होगी। दूसरी चीज ये है कि आपको हमारे संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान आप पे लागू होगा, बदले में हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आप जो चाह रहे हो हम वो देंगे।
उस समय फिजो जो है वो चाइना में थे, इन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको मान लिया। शिलोंग अकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। 140 मेंबर्स, उस समय जो जनरल सेक्रेटरी थे वो इसाक मुइवा थे, इनका नाम याद रखिएगा, खपलांग और इसाक मुइवा का नाम याद रखिएगा। तो इसाक मुइवा थे, सॉरी ये उस समय थे चाइना में, ठीक है। उन्होंने बोला कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द शिलोंग अकॉर्ड। अब देखिए एनएनसी ने ये मान लिया, ठीक है। इसाक मुइवा थे चाइना में, मेरे उसे अंगामी फिजो निकल गया, ये जनरल सेक्रेटरी थे। इन्होंने बोला कि हम शिलोंग अकॉर्ड नहीं मानेंगे और इन्होंने अलग बना ली NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN-IM इन्होंने बना ली। क्यों बना ली? इनका यह मानना था कि NNC होगी पुरानी, ये लोग भारत सरकार के बहुत करीब जा रहे हैं और ये इतने पुराने समय में 1946 में आपने NNC बनाई, लेकिन आपने क्या हासिल कर लिया? शिलोंग अकॉर्ड हम नहीं मानेंगे। और इन्होंने NNC से हट के बना ली NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। जैसे भारतीय जनसंघ से बीजेपी निकली, वैसे NNC से NSCN निकला। अब इसमें जो लीडर थे वो थे इसाक मुहिबा, ठीक है, और ये सबसे बड़े ग्रुप थे। अब ध्यान दीजिएगा, 1988 में फिर से NSCN स्प्लिट हो गया। 1988 शायद लिखा नहीं होगा, 1988 में फिर से NSCN जो है वो स्प्लिट हो गया। एक और लीडर NSCN खपलांग एक देखिए, जितने भी ये नाम है ना, ये इनके लीडर्स के उस पे है, लीडर्स के नाम पे है। तो 1988 में ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। अब समझिए, इसाक मुइवा जो 1980 में ये बोल रहे थे कि भारत सरकार के साथ जाना नहीं है, उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू कर दी। इनकी डिमांड क्या है? ग्रेटर नागालैंड। नागालैंड में भाई, नागालैंड तो है ही, कुछ पार्ट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनफैक्ट म्यांमार का भी कुछ पार्ट है। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको इतना एरिया चाहिए, ठीक है। अब नागालैंड असेंबली ने ग्रेटर नागालैंड की डिमांड को एंडोर्स किया। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नागा इनहैबिटेड कंटिन्यूअस एरिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला एज मेनी एज 5 टाइम्स, 1964, 1970, 1994, 2003 और 2015। ग्रेटर नागालैंड, इसकी डिमांड को ये अभी भी बोल रहे हैं। अब 100 से ज्यादा बार सरकार की मुलाकात हो चुकी है। 100 से ज्यादा बार ग्रेटर नागालैंड इस तरीके का कुछ दिखता है। 100 से ज्यादा बार इनकी मुलाकात हो चुकी है। अब ये समझिए क्या हुआ। ये पीपीटी में और चीजें होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं। 1997 में NSCN मतलब इसाक मुहिवा ने सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। 1997 के बाद चीजें बहुत नॉर्मल हुई। यहां पे इनको भी समझ में आ गया कि देखो, भारत सरकार के साथ लड़ने में कोई फायदा है नहीं। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम उनसे दूर रखना, हर काम नहीं कर सकते। फिर हम अगर कट रहे तो हमारे ही नुकसान हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, क्योंकि अब टूरिज्म खुला, उन्होंने 1997 के बाद लोगों का यहाँ पे आना शुरू हुआ, होटल्स बनाए, टूरिज्म बढ़ा, इंटीग्रेट होना शुरू हुआ नागालैंड। तो एक तरीके से अमन चैन के रास्ते पे गए और इसी दौरान काफी लोगों ने हथियार भी डाले। पैरेलल सरकार ही चला रहे थे। इसी दौरान बहुत सारे बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स भी बन गए। NSCN को छोड़ के बहुत, एक्चुअली होता क्या था, आपको यहाँ पे जो लोग हैं उनको सरकार को भी पैसा देना पड़ता था और NSCN को भी पैसा देना पड़ता था। पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हो गए, हर कोई पैसा मांग रहा था, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए 1997 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि भाई थोड़ा संभलो, है ना, ये चीज है। अब जो NSCN, जो खपलांग थे दूसरे लीडर, उन्होंने बोला तुम भारत की गोद में कैसे जाके बैठ सकते हो। उन्होंने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ना। तो NSCN के जो है वो बिल्कुल अलग हो गया। और अभी जो बात है वो NSCN-IM से, हालांकि NSCN के से भी एग्रीमेंट साइन हुआ था 2001 में, लेकिन 2015 में उन्होंने इसको तोड़ दिया। बट अभी भी नागालैंड का सोल्यूशन नहीं निकला है। 2015 में, 2015 में बहुत ही फेमस फोटो थी, हाँ, पार्टी साइंस अकॉर्ड विद मोदी, इन्होंने अकॉर्ड साइन किए। ये देख सकते हैं ना, इसाक मुहिवा, तो ये मतलब थुइंगलांग मुहिवा है ये, ठीक है। तो इनके साथ फोटो है ना। और खपलांग की 2018 में मृत्यु हो गई, बीमार चल रहे थे। तो जब इतना बड़ा लीडर गया तो NSCN के का प्रभुत्व कम होने लगा। अभी जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो IM है, और एक और है ये NNPG ग्रुप है, नागा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप। इसमें जो नागालैंड की, देखो नरेंद्र मोदी ने बहुत दिमाग लगाया इसमें, मतलब इनकी सरकार ने। एक तरफ है NSCN-IM, ठीक है, दूसरी तरफ है NNPG। ये एक अम्ब्रेला है। जितनी भी नागालैंड में पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन सबका एक समूह है।
तो अब देखिए दो ग्रुप हैं, एक एनएनपीजी है जो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगी, एनएससीएन आईएम भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेगा। अब जब एनएससीएन आईएम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाता है, मतलब फिर से इनकी ग्रेटर नागालैंड और बाकी सब डिमांड शुरू हो जाती है, तो सरकार एनएनपीजी से बात करने लगती है। तो यहां पे ये बोलते हैं कि अरे यार इनसे क्यों बात करो, हमसे बात करो। प्रेशर बनाने के लिए एनएनपीजी को सरकार यूज कर रही है। ये ठीक वैसी बात हो गई कि दो पावरफुल लोग हैं और मुझे पता है कि जो एक इंसान है, एक पावरफुल ग्रुप है, दो पावरफुल ग्रुप है, मुझे पता कि एक पावरफुल ग्रुप जो है वो मानने वाला नहीं है, तो मैं दूसरे पावरफुल ग्रुप से बात करना शुरू कर दूंगा। फिर वो पहला वाला बोलेगा अरे यार तुम मुझसे क्यों बात करो, अच्छा हमसे बात कर लो, यार नाराज ना हो, हमसे बात कर लो। क्योंकि उसको पता है ना कि जीतेगी तो भारत सरकार, अल्टीमेटली जीतना तो उसी को ही है ना, सिंपल। तो ये बढ़िया हुआ है। हालांकि 2015 में जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था ये बहुत ही ऐतिहासिक रहा, बहुत सारे लीडर्स मिले और बहुत सारे लोगों ने सरेंडर भी किया दोस्तों, है ना। यहां पे जो काफी इंसर्जेंट्स थे उन्होंने अपने हथियार डाले और अब वो बढ़िया है, सब अच्छे से रह रहे हैं और इनफैक्ट तो कुछ तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं और कुछ तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी नागालैंड का सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी भी ये अटका हुआ है। तो इसीलिए अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि भाई सॉल्यूशन कब निकालोगे। अमित शाह से बोला कि अब जो फ्रेमवर्क, जो एग्रीमेंट सब पेपर पे है, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट तो करो, अब इंप्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। तो बड़ी बात यह है कि क्या नागालैंड का सॉल्यूशन निकलने वाला है, ये सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये शायद पहले प्रधानमंत्री जो 100 से ज्यादा, मतलब कई बार ये नॉर्थ ईस्ट के, जब से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, आए हैं गए हैं और बहुत नए प्रोजेक्ट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में चलाए जा रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत सरकार सीरियस है और शायद इस मसले पे भी बहुत जल्द इसका जो है वो सॉल्यूशन निकले। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिलहाल मैं नागालैंड या पूरे नॉर्थ ईस्ट पे एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।